नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव अपनी सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड करने की मांग कर रहे हैं। वजह है गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलना। तो दरअसल 12 अक्टूबर को मुंबई में पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। मर्डर का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई की गैंग लेती है। इधर बिहार में सांसद पप्पू यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर गैंगस्टर लॉरेंस को 2 टके का गुंडा बता देते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद एक शख्स उनको जान से मारने की धमकी भी देता है। शनिवार को पुलिस ने पूर्णिया के सांसद को धमकी देने वाले युवक को दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक वक्त वो भी था जब खुद पप्पू यादव को खौफ और डर का दूसरा नाम कहा जाता था। यानी पप्पू यादव का नाम जो है उन बाहुबलियों में शुमार था जिनके नाम से बिहार के लोग खौफ खाते थे। 34 साल के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत पप्पू यादव ने 1990 में बिहार विधानसभा सदस्य के तौर पर की थी। अब 2024 में छठी बार सांसद बने हैं। साल 2008 से 2013 तक 5 साल जेल में भी बिताया है। जेल से बाहर आते ही 2014 में मधेपुरा के सांसद बने थे। साथ ही 2015 में बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी भी बन गए थे। पप्पू यादव के अपराध की दुनिया से राजनीति में आने तक की कहानी रोमांचक है। उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी चर्चित रही है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन जो भी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, पप्पू यादव ने रंजीत रंजन से लव मैरिज की है। वैसे रंजीत रंजन ने अब एक इंटरव्यू में कहा था कि पप्पू यादव से उनके संबंध पहले जैसे नहीं हैं। दोनों करीब 2 साल से अलग रह रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब रंजीत रंजन से एक तरफा प्यार में पप्पू यादव ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। आज हम आपको पप्पू यादव की वही कहानी बताने जा रहे हैं। गोप के गढ़ से निकले पप्पू यादव के खौफ की कहानी हम आपको बताएंगे और रंजीत रंजन से शादी के लिए किस तरह से पप्पू यादव ने पूर्णिया, पंजाब और दिल्ली तक एक कर दिया था, वो कहानी भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव के बारे में आगे कुछ भी बताने से पहले अजीत सरकार हत्याकांड की कहानी भी जानना बेहद जरूरी है। यही वो घटना थी जिसकी वजह से पप्पू यादव को 5 साल जेल में बिताने पड़े थे। चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई थी। तो 14 जून 1998 वो दिन था। शाम का वक्त था। पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक के पास सदर विधायक कॉमरेड अजीत सरकार को घेर कर बदमाशों ने AK-47 से गोलियां बरसाई थी। कुल 107 राउंड फायरिंग हुई। उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता अशफाकुल रहमान और उनके ड्राइवर हरेंद्र शर्मा की भी मौत हो गई थी। अजीत सरकार उन दिनों काफ़ी चर्चित नेता थे और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि वो कभी प्रचार के लिए भी नहीं जाते थे। जब उनके कार्यकर्ता कहते कि ऐसे तो आप चुनाव हार जाएंगे, तो वो कहा करते थे हमने जो काम किए हैं वही हमारा प्रचार है। इस हत्या के बाद अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार जान का खतरा बताते हुए ऑस्ट्रिया में रहने लगे। सीबीआई ने बाद में मामले की जांच की जिसमें पप्पू यादव को भी आरोपी बनाया गया था। साल 2008 में निचली अदालत ने पप्पू यादव को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस बीच करीब 5 साल वो जेल में रहे थे। 4 बार विधायक रहे थे अजीत दा। साल 1980 में अजीत सरकार उर्फ अजीत दा पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद लगातार 1985, 90 और 95 में भी जीत दर्ज की थी। 1995 में उन्होंने अपने लिए एम्बेसडर कार खरीदी थी। 1998 में उनकी हत्या हो गई थी। लेकिन कार की किस्त साल 2016 में खत्म हुई। परिवार करीब 18 साल तक कार की किस्त भरता रहा था। अजीत सरकार अपने इलाके में जगह जगह लाल रंग के गमछे की थैली बनाकर लटका देते थे। इसमें लोग 1-2 रुपए डालते, इससे ही वो अपना और पार्टी का खर्च चलाते थे।
तो गोप के गढ़ मधेपुरा से शुरू हुई थी ये कहानी। तो पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को सहरसा के कुमारखंड ब्लॉक के खुर्दा में हुआ था। फिलहाल ये इलाका मधेपुरा में है। उनका परिवार जमींदार रहा है। आज भी सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हैं पप्पू यादव। सिर्फ यही उनकी पहचान नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार पप्पू यादव पर 41 क्रिमिनल केस भी दर्ज है। इनमें 17 ऐसे मामले हैं जिनमें चार्जशीट फाइल हो गई है। अजीत सरकार मामले में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। 1993 में चुनाव प्रचार के दौरान गड़बड़ी करने के एक मामले में गाजीपुर की अदालत ने पप्पू यादव पर गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। इसके लिए 4 नवंबर की तारीख तय की गई है। हालांकि सांसद पप्पू यादव शुरुआत से ही खुद पर लगे इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। राजनीति और अपराध से उनका रिश्ता लगभग साथ ही जुड़ा था। ये 90 के दशक के शुरुआत की बात है। खुद का प्रभाव स्थापित कर लेने के बाद उन्होंने 1990 में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीता था और पहली बार विधायक भी बने थे। तब वो लालू प्रसाद यादव की जनता दल में ही थे, लेकिन टिकट नहीं मिला था। हाँ, इसी चुनाव में सहरसा के महिषी सीट से आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। आनंद मोहन तब एक तेज तर्रार युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे। आनंद मोहन विधायक तो बने, लेकिन उनकी नज़र मधेपुरा लोकसभा सीट पर थी। यादवों के गढ़ मधेपुरा में राजपूत को कैसे मिलती एंट्री, तो ये भी एक उस समय बड़ा सवाल था। यही वो बात थी जिसने मधेपुरा में पप्पू यादव को आनंद मोहन के सामने ला खड़ा किया था। मौका था 1991 के लोकसभा उपचुनाव का। इससे पहले एक कैंडिडेट की हत्या की वजह से वोटिंग टल गई थी। यूपी से जनता दल के बड़े नेता शरद यादव चुनाव लड़ने मधेपुरा आ गए थे। लालू यादव के न चाहते हुए भी पप्पू यादव उनके साथ हो गए। सामने आनंद मोहन सबसे मजबूत कैंडिडेट थे। वोट और बूथ मैनेज करने के लिए दोनों आपस में भिड़ गए। कितनी गोलियां चली, कितने लोग घायल हुए, कहां कितने लोगों की जान गई, इसका कोई सही आंकड़ा नहीं है। एक दो कहानियां जरूर आज भी सुनाई जाती हैं। भंगा में आनंद मोहन के करीबी अजय सिंह, पामा में पप्पू यादव के करीबी संजय श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी। शरद यादव की सभा से लौटते समय पप्पू यादव और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच भंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई थी। इसमें आनंद मोहन के करीबियों में से एक अजय सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। साथ में 2 और जानें भी गई थी। इस मामले में पप्पू यादव पर FIR भी दर्ज है। परिवार वालों ने उन्हें नामजद आरोपी बनाया था। खगड़िया में एक बार आनंद मोहन पर पप्पू यादव के समर्थकों ने हमला बोल दिया था। उन्हें थाने में घुसकर जान बचानी पड़ी थी। कुछ ही वक्त बाद दोनों के समर्थकों के बीच फिर खूनी भिड़ंत हुई थी। लोगों ने इसे पामा मुठभेड़ का नाम दिया था। यहाँ पप्पू यादव के काफिले पर हमला हुआ। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में इस बार पप्पू यादव के करीबी संजय श्रीवास्तव की जान चली गई थी। कई गोलियां लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। तो चुनावी हिंसा में 10,000 राउंड फायरिंग का दावा किया जाता है। पप्पू यादव ने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान एक किस्से का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उस वक्त दलितों के साथ हिंसा की घटना की सूचना पर पहुंचा तो मुझ पर ही हमला हो गया था। 8 घंटे तक 10,000 राउंड फायरिंग की गई थी। हमले में पप्पू यादव के साथ के 3 लोग मारे गए थे। उस हमले को याद करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर उस दिन जिले के DM और SP समय से नहीं पहुंचते तो उनकी भी मौत हो जाती। इसके बाद इलाके में सरेआम हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी का दौर शुरू हो गया। मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में रहने वाले लोग आज भी उस वक्त को याद कर सिहर उठते हैं। गोलीबारी, तोड़फोड़, अपहरण, लूट, हत्याएं मामूली बात हो गई थी। कई परिवार भी स्थापित हो गए थे। इन इलाकों में रहने वाले उद्योगपतियों ने अपना बसेरा बदल लिया था और बिहार से बाहर चले गए थे। कई पार्टियां बदली, फिर अपनी भी बनाई थी। 1990 में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री ली। राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में रहे। फिर साल 2015 में उन्होंने अपनी खुद की जन अधिकार पार्टी भी बनाई थी। ये तो थी पप्पू यादव के अपराध राजनीति की दास्तान। अब बात उनकी लव लाइफ की करते हैं। रंजीत रंजन से उनकी मुलाकात भी फिल्म की कहानी जैसी रही है। रंजीत ने जब शादी से मना किया था तो पप्पू यादव ने सुसाइड की कोशिश की थी। 90 के दशक की शुरुआत में जब अपराध के साथ राजनीति की दुनिया में पप्पू यादव का नाम बड़ा हो रहा था, उसी वक्त उनकी
निजी जिंदगी भी बदलने लगी थी। बात साल 1991 की है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पप्पू यादव को तब पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। यही वो जेल अधीक्षक के आवास के पास के मैदान में लड़कों को टेनिस खेलते देखते थे। इनमें एक लड़का विकी भी शामिल था। विकी और पप्पू यादव बाद में अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन पप्पू यादव ने विकी के फैमिली एल्बम में टेनिस खेलती रंजीत रंजन की तस्वीर देखी। विकी की बहन थी रंजीत रंजन। फोटो देखकर पप्पू रंजीत रंजन पर फिदा हो गए थे। पप्पू अक्सर पटना क्लब पहुंच जाया करते थे, जहां रंजीत रंजन टेनिस खेला करती थी। पप्पू यादव ने सुसाइड की कोशिश की थी, तो रंजीत को शुरू में तो पता ही नहीं चला कि पप्पू उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने पप्पू से बात करनी चाहिए। रंजीत रंजन ने पप्पू से साफ शब्दों में कह दिया कि वो फालतू में परेशान है, शादी का तो सोचे भी ना। तो रंजीत रंजन ने कहा कि वो हिंदू हैं और हम सिख, हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। पप्पू यादव ने रंजीत रंजन के परिवार वालों को भी मनाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक तरफा प्यार की नाकामी देख पप्पू यादव ने एक दिन जान देने की कोशिश की। पप्पू यादव ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी। सुसाइड करने की कोशिश पप्पू यादव की प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस हादसे के बाद रंजीत रंजन का भी दिल पिघल गया, लेकिन बात वहीं अटक गई कि घर वालों को कैसे मनाएं। बाद में जैसे तैसे रंजीत रंजन तो मान गई, लेकिन परिवार वाले नहीं माने। रंजीत सिख थीं और पप्पू हिंदू। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि उस समय कांग्रेस के नेता रहे SS अहलूवालिया उनकी मदद कर सकते हैं। उनसे मिलने पप्पू यादव दिल्ली जा पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। आखिरकार रंजीत रंजन के परिवार वाले मान गए और फरवरी 1994 में दोनों की शादी हो गई थी। शादी करने आ रही रंजीत रंजन का हेलीकॉप्टर भी लापता हो गया था, तो ये भी एक किस्सा है। शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को फूलों से सजाया गया था। ये पूर्णिया समेत पूरे बिहार की एक हाई प्रोफाइल शादी थी। शादी में तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत राजनीति के कई दिग्गज आशीर्वाद देने पहुंचे थे। दुल्हन की एंट्री हेलीकॉप्टर से हुई थी। दुल्हन बनी रंजीत और उनके परिवार को एक हेलीकॉप्टर पटना से लेकर पूर्णिया आ रहा था, जो बीच में रास्ता भटक गया था। तो पूरा सरकारी महकमा सख्ते में आ गया था। जब रंजीत रंजन का हेलीकॉप्टर गुरुद्वारे पहुंचा, तब जाकर सबने चैन की सांस ली थी। पूर्णिया में हुई इस भव्य शादी में चौधरी देवीलाल, DP यादव, राज बब्बर जैसे कांग्रेस नेताओं के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे। पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, द्रोह काल का पथिक। उसमें इन सभी बातों का जिक्र है। उन्होंने किताब से लेकर सार्वजनिक तौर पर भी कई बार रंजीत रंजन को अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार बताया है। अब भले ही रंजीत रंजन कह रही हो कि उन दोनों के रिश्ते सही नहीं हैं, लेकिन पप्पू यादव उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बताते रहे हैं। दोनों का एक बेटा सार्थक और एक बेटी प्रकृति है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।